Assalamu alaikum students. We are starting our 11th lecture of DLD. Before we start, मैं हमेशा ये पूछता हूँ आपसे, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेज होता है कि जो कुछ पीछे आपने सीखा है उसमें समझने के लिए जो कोई गैप्स हों या कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिए। सब ठीक है? जी सर, ऑल इज फाइन। ऑल इज फाइन। और अब हमने आपका लैब वाले पार्ट को तो काफी हद तक डिटेल डिस्कशन से टाई अप किया है। तो होपफुली अब जब हम यहाँ ये मजीद चीजें करते हैं तो आप अब उनको ज्यादा रियलिस्टिकली रिलेट कर सकेंगे अपने प्रैक्टिकल वर्क से भी जो आप साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है? यस ओके, सर। ऑलराइट। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि let me get to the view thing. ओके, अच्छा, हमने जैसे फेजेस देखे अपने डिजाइन के, और अब जब एग्जांपल्स भी की लैब्स में तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल है कि आपको एक डिजाइन की रिक्वायरमेंट दी जाती है कि मेक दिस मेक दैट, इस तरह का आपको स्टेटमेंट या रिक्वायरमेंट आती है आपके लिए। आपके अपने कोई वर्क करते हुए नीड आती है कि यू हैव टू मेक एन एडर। आप एक कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं और उसमें आपने एडर इंप्लीमेंट करना, ठीक, ये रिक्वायरमेंट आ गई। और somebody in your, maybe in your organization where you work, your boss says okay you implement this। तो बात अक्सर यहाँ से शुरू होती है। तो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट फेज चीजों को उस स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट से लेकर विद गुड अंडरस्टैंडिंग डिजाइन फेज से गुजारा जाए कि स्टेटमेंट को पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद पहले उसको किस शक्ल में प्रेजेंट करना है डाटा को। जैसे हमने देखा अक्सर हमारे डिजिटल डिजाइन में एक रास्ता ये बनता है कि अपने आइडिया को जो इम्प्लीमेंट करना है वो किसी बुलियन, उसको आप ट्रूथ टेबल में डालें। अपनी प्रॉब्लम को, जैसे हमने कहा ऐड करने का प्रॉब्लम है, तो आप उसे कम्युनिकेट फॉर्मल तरीके से करने के लिए अपने डिजाइन आइडिया को एक तरीका कि उसको आप एक ट्रूथ टेबल में स्टेट करें कि मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी इनपुट्स इस तरह चेंज, इनपुट्स में इनपुट्स में फर्ज करो तमाम टाइप्स की जो मेरी इनपुट्स हों उनकी एक्सपेक्टेड मेरी राइट आउटपुट ये होनी चाहिए। ये आइडिया को आप लिस्ट कर देते हो ट्रूथ टेबल में। फिर आप कहते हो कि अब मैंने आइडिया कम्युनिकेट कर दिया इन ए फॉर्मल वे टू अ ट्रूथ टेबल विच इज ए वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब मैं इसको ट्रूथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन मुझे लिखना आता है तो मैं बूलियन एक्सप्रेशन में इसे कन्वर्ट कर दूं, और फिर मैं बूलियन एक्सप्रेशन से अपना हार्डवेयर का लॉजिक डिजाइन या स्कीमेटिक बना लूं। ये आपके बड़े बेसिक इंपॉर्टेंट डिजाइन फेजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपके कोर्स के दो मेजर पार्ट हैं डिजिटल सिस्टम्स डिजाइन करने में। एक है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और एक है सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट जिस तरह हम बार बार देख रहे हैं पीछे भी कि इट इज लाइक विद नो मेमोरी एलिमेंट्स और लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स, यानी इनमें कोई प्रीवियस स्टेज की मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होती टू डिफाइन द करंट आउटपुट। कोई प्रीवियस रिमेंबर्ड चीज नहीं है। आप देखें हर वक्त एक सीक्वेंस ऑफ गेट्स लगे, जैसे ही आपको इनपुट दे आउटपुट उसमें से बस इट्स ओनली प्रोपगेशन डिले, वेरी माइनर। हम उसको तो अक्सर अपनी, अब आप भी इस टाइम में अभी हम उसकी डिटेल में जा भी नहीं रहे कि वो जो एक वेरी शॉर्ट डिले होगा कि इनपुट ट्रेवल करके आउटपुट तक जाएगी,
लेट्स से हमने उसको 0 डिले लिया हुआ है, नेग्लिजिबल डिले, तो जैसे ही इनपुट चेंज होती है उसी वक्त आउटपुट चेंज हो जाती है, लाइव इन टू आउट कनेक्ट बिहेवियर ट्रांसलेट हो जाता है। अच्छा, जो दूसरा हमारा टाइप का है जिसको हम बाद में सीखेंगे, वो उसमें आपको मेमोरी यूनिट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, लैच होते हैं जो पिछला कोई जो कुछ आउटपुट होती है उसको याद रखते हैं, वो स्टोर्ड होती है, और अगली स्टेट या अगली आउटपुट बनाने में वो डाटा भी इस्तेमाल होता है। और जो चेंज आउटपुट है वो ऐसे नहीं है कि जैसे इनपुट चेंज हुए होंगे, नहीं, जब हम कोई क्लॉक वगैरह अप्लाई करते हैं तो मेमोरी यूनिट्स या लैच या फ्लिप फ्लॉप पे डाटा चेंज होता है तो नेक्स्ट डाटा आता है। ये नहीं है, इनपुट पे अगर डाटा आपके चेंज हो रहा है तो आउटपुट चेंज नहीं होगी उस केस में लाइव। जब आपका कोई क्लॉक सिग्नल जाएगा उस वक्त इनपुट पर प्रेजेंट इनपुट और पुराने इनपुट को मिला के कोई एक आउटपुट नई अपेयर होगी। तो ये इनमें दोनों में मेजर फर्क। अभी हम शुरू से कॉम्बिनेशन लॉजिक की मिसालें देख रहे हैं गेट्स की शक्ल में। पहले हमने एक पूरा साइकिल पूरा करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल को लेके, जैसे कि वो था सिंपल एक्सक्लूसिव और, जो एक गेट का सब गेट से बनाना, उस पर हमने पूरा साइकिल किया कि आपको स्पेक दी गई, आपने उससे ट्रूथ टेबल बनाया, ट्रूथ टेबल से आपने बहुत छोटा सा ट्रूथ टेबल, अब एक्सक्लूसिव और का क्या होना था, छोटा सा ट्रूथ टेबल बनाया, ट्रूथ टेबल वाले बुलियन एक्सप्रेशन बनाया, बुलियन एक्सप्रेशन से आपने गेट डायग्राम या स्केमेटिक डायग्राम बनाई, और उससे फिर आपने एचडीएल कोड लिखा, फिर एचडीएल कोड का टेस्ट बेंच बनाया और उससे टेस्ट किया। तो उससे छोटी सी मिसाल से पूरा साइकिल हमने किया। उसको पहले हार्डवेयर में पूरा साइकिल किया, पैचिंग थिंग्स ऑन द ब्रेडबोर्ड, और फिर एचडीएल से पूरा साइकिल किया टेस्ट एंड वेरिफिकेशन का। फिर हमने उसको थोड़ा सा बढ़ा के एक एडर सब्ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया और उसे बहुत छोटे से यूनिट से स्टार्ट करके कि हाफ एडर, फिर उसको फुल एडर, फिर उसको मल्टी बिट एडर यानी 4 बिट एडर, और उस पर ग्रो कराया। और इन सब स्टेजेस पर हमने ये उसका पूरा साइकिल ऑफ इवॉल्विंग इट, इम्प्लीमेंटिंग इट एंड टेस्टिंग इट एंड वेरीफाइंग इट हमने किया। और पिछली लैब में भी इसको और कंसोलिडेट कर लिया हमने, वो एनवायरनमेंट भी सीख ली, कंफर्टेबल हो। अब हम पहले, अब हम दोबारा अपना ये वाली बात कि जो हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स की बात कर रहे थे, तो अभी तो हमने साइकिल पूरा करने के लिए एक ही एग्जांपल छोटा और गेट, और फिर मे बी एडर वाज अ गुड एग्जांपल, उसको हमने देखा है। लेकिन असल हमारा कॉम्बिनेशन लॉजिक में लर्निंग ये है कि हम एक वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को देखें, समझें, उन्हें बना सकें, उन्हें एनालाइज कर सकें। अब हमारा फोकस ट्रांसफर होगा दो बातों पे। एक तो अब हम एक जो मोस्ट पॉपुलर कॉमन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमारी डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं या जो हमें जिनका सामना करना पड़ता है, उनको, उनसे हम अपने आप को फैमिलियर करें। क्या पैरिटी जनरेटर अगर कहीं आपको चाहिए तो वो क्या होता है, उसको कैसे बनाओगे, है? और इसी तरह आपने डिकोडर क्या होता है, एनकोडर क्या होता है, और मुख्तलिफ टाइप के डिकोडर एनकोडर कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ है, और मल्टीप्लेक्सर्स मुख्तलिफ साइज और टाइप के मुख्तलिफ तरीकों से कैसे बन सकते हैं। तो अब हम एक बिगर स्कैन में एक गुड कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा, मगर साथ क्या है, हमारे पास एचडीएल का टूल अब हम सीख चुके हैं, एटलीस्ट एसेंशियल मिनिमम एचडीएल लैंग्वेज और उसके टूल सीख चुके हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज भी अपनी वैरायटी पेश करती है। अभी तक हमने बहुत ज्यादा फोकस, पहला जो डिजाइन का एचडीएल का ऑप्शन है जो यहाँ दिया हुआ है, गेट लेवल या स्ट्रक्चर मॉडलिंग, हम स्ट्रक्चर गेट लिया और गेट से मॉड्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, लिंक्स और वायर्स और उनको करके, और फिर हमने अगर बड़ा सर्किट बनाने के लिए वही मॉड्यूल के बॉक्स को फिर उसी तरह इंटरकनेक्ट किया और बिगर मॉड्यूल बना लिए। मगर हमने बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पर गेट्स और मॉड्यूल्स को लेना और उन्हें कनेक्ट करना और उनसे सर्किट को इम्प्लीमेंट करना। जब हमने एचडीएल में किया तो हमने इस डायरेक्शन पे, जो पहला लेवल है
मैंने ऊपर स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर और गेट लेवल मॉडलिंग जो है उस पर बहुत ज्यादा हमने अभी तक फोकस रखा है और उसको अच्छी तरह समझा है। ये भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, तो ये हमने सीखा है। लेकिन एचडीएल बेहतर उससे नेक्स्ट लेवल के डिस्क्राइब करने के मेथड भी देता है। मतलब एचडीएल कहता है कि आप असल में ये ग्रेजुअली लेवल बढ़ा रहा है एचडीएल। पहले वो कह रहे हैं आप बिल्कुल गेट लेवल की चीज को देखें और ब्लॉक्स को देखें, उनकी कनेक्टिविटी को डिस्क्राइब करें मेरे जरिए से, और मैं इसको आपको हेल्प करूंगा टेस्ट करने में। फिर वो कह रहा है कि इससे एक बेहतर, इससे नेक्स्ट लेवल भी है, बेहतर नहीं कहना चाहिए, कभी आपको लो लेवल की जरूरत होती है तो लो लेवल इस्तेमाल कर। एक और तरीका और लेवल भी है मेरा आपके डिजाइन को डिस्क्राइब करने का, और वो यहां मैंने बताया आपको डेटा फ्लो मॉडलिंग। पहला था गेट लेवल मॉडलिंग या स्ट्रक्चर मॉडलिंग, दूसरा था डेटा फ्लो मॉडलिंग। इसमें क्या है, डेटा फ्लो मॉडलिंग में अब आप गेट लेवल कनेक्टिविटी डिटेल देने की बजाय आप अपना जो बूलियन एक्सप्रेशन लेवल, बूलियन एक्सप्रेशन में जो आप गेट्स के, अपने गेट का सर्किट या कोई भी चीज या ट्रूथ टेबल को आपने, हमने बूलियन एक्सप्रेशन में भी लिखा है। ये लैंग्वेज कहती है कि ऑलराइट यू कैन इवन गिव मी योर, डिस्क्राइब मी योर सर्किट इन बूलियन एक्सप्रेशन and I will implement inside the details and give you the right working behavior of what you are designing। यानी आपकी बात को मैं, अगर आप डिस्क्राइब करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन में, तो मैं उसको भी इंटरप्रेट करके आपको टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट बेंच, ये वो बता सकते हैं। तो ये उसमें नेक्स्ट लेवल है। और इसके लिए जो मैंने जैसे कहा था, और फिर हम देखेंगे बार बार, इसकी यूनिक बात यह है कि आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं बाय यूजिंग थिंग्स लाइक और, एंड, एक्सेट्रा, जो हमारा तरीका है उसको से डिस्क्राइब कर देते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को। लेकिन इस केस में एक खास वर्ड जो हमेशा नजर आएगा, असाइन का। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस असाइनमेंट, क्योंकि हम जब नॉर्मल असाइनमेंट्स हमारी होती हैं प्रोग्राम्स में, कोड्स में, जिनमें हम इक्वल डालते हैं, वो वो मेमोरी लाइक असाइनमेंट होती है। उसमें ये होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको जो कुछ राइट पे आप लिखते हैं वो उसको असाइन होता है। अच्छा, और वो अनचेंज रहता है टिल द टाइम आप फिर एक और असाइनमेंट के जरिए कोई नई वैल्यू या नई चीज उसी लोकेशन में डालें। तो जब आप नई वैल्यू डालते हैं तो वो असाइन हो जाती है और उस पर कायम रहती है। जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन लॉजिक में हर वक्त लाइव इनपुट टू आउटपुट मामला हो रहा है। जैसे ही इनपुट पे कोई चेंज आएगा, आउटपुट उसी वक्त वहीं की वहीं चेंज होगी। इट इज लाइक, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पूलिंग करते हैं, आप पूल कर रहे हैं एक चीज को, तो जब पूल आप करते हैं तो फिर वो चीज हर वक्त मॉनिटर कर रही होती है बिल्ट इन किसी लूप के जरिए, कि जैसे ही चेंज आए उसका इफेक्ट आप फौरन कर दें। यानी इसके अंदर आपका कोई भी जो सर्किट, इवन लेट्स से मे बी सिंपल एंड और, जो एक हमारा बेसिक सर्किट होता है वो हम बना लेते हैं, और इसके अंदर ये सर्किट है, ये ये इसके आउटपुट है। तो इसकी जो भी इनपुट्स हैं, इन पे कोई भी, ये आउटपुट हर वक्त कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस असाइनमेंट, आउटपुट इज कंटिन्यूअसली रिलेटेड टू इनपुट। यानी जैसे ही इनपुट चेंज हुई है आउटपुट चेंज हो जाएगा। आउटपुट हर वक्त इनपुट को लूप में देखे जा रही है, देखे जा रही है कि मेरा, मुझे क्या होना चाहिए। एक लूप बनाया हुआ, उसमें हर वक्त कंटिन्यूअसली ये असाइनमेंट का प्रोसेस अपडेट कर रही है। ये नहीं है कि अच्छा जब इनपुट चेंज होगी तो आप एक और असाइनमेंट करें तो नई चेंज आएगी। आप जब नए, जैसे y इज इक्वल टू, आपने ओके जैसे बता y इज इक्वल टू a प्लस बी, आप सर्किट से भी कोई आपने बनाया हुआ है और कंटिन्यूस असाइनमेंट से भी बनाया हुआ है। अच्छा, अगर a में कोई चेंज आता है, ये जो असाइनमेंट हमारी होती है, अगर a में कोई चेंज आता है, y ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता जब तक आप ये असाइनमेंट एक फ्रेश कहें। लेट्स से ए में चेंज आ गया, बी में चेंज आ गया,
मगर अभी y का वैल्यू हो जाएगा जो पहले, जब तक आप नई वैल्यू फिर असाइन करें ए जो था पहले जिस वैल्यू का था, फर्स्ट करो ए जो है वो अब लेट्स से अगले अगले उसमें ए बिकम्स a+1 सपोज। तो ए अभी a+1 हुआ है मगर y चेंज नहीं हुआ। आप ये देख रहे हैं कि आपने पहली इंस्ट्रक्शन दी y इज इक्वल टू a+b, अगली इंस्ट्रक्शन दी a इज इक्वल टू a+1, अभी y विल बी स्टेइंग द सेम। यानी अगर a पहले आपका था 5 और b 2 था, तो आपका y 7 है, y 7 ही रहेगा। a को a+1 किया, a अब 6 हो चुका है, मगर आपका y ओल्ड वैल्यू से रहेगा टिल द टाइम आप फिर कहो ओके नाउ y इज अगेन a/b, यानी y इज इक्वल टू a/p। आप दोबारा आप कहें अब नई वैल्यू ऑफ a एंड b जो भी है वो अब शामिल होकर इस y को चेंज करेगी। तो ये वो वाला तरीका है जो हम नॉर्मल प्रोसीजरल लैंग्वेज में, प्रोसीजरल असाइनमेंट में, इसको प्रोसीजरल असाइनमेंट कहते हैं हम यहाँ पर। वो है कि वैल्यू है, अगर राइट की वैल्यूज चेंज हो रही है, लेफ्ट की चेंज नहीं होगी जब तक आप दोबारा असाइन ना करें। लेकिन हमारे ये जो गेट्स होते हैं और इनका सर्किट होता है, इसमें तो ऐसा नहीं है। इसमें तो अगर यहाँ y है और इधर ये x है, तो ये x जैसे ही कोई वैल्यू चेंज होगी ये y चेंज हो जाएगा। ये y वेट नहीं करेगा कि पहले आप, अगर ये x की जगह x+1 होता है तो y विल इमीडिएटली चेंज। आपको दोबारा असाइन करना नहीं पड़ता, इसलिए कि इसके साथ कंटिन्यूअस असाइनमेंट का तरीका आपने इख्तियार किया। कंटिन्यूअस असाइनमेंट क्या है कि वही जो आप पहले लिखते थे y इज इक्वल टू दिस, उसके साथ एक वर्ड असाइन ऐड कर दें, दैट मेक्स इट ए कंटिन्यूअस असाइनमेंट, नो मोर ए प्रोसीजरल असाइनमेंट। और अब जैसे ही ए बी सी में कोई भी चीज चेंज होगी आउटपुट उसी वक्त चेंज हो जाएगी, लाइक योर गेट लॉजिक। तो ये खास एक कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज में दिया गया है टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ योर कॉम्बिनेशन सर्किट थिंग्स। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस असाइनमेंट। और ये जब कंटिन्यूस असाइनमेंट से आप अब बूलियन एक्सप्रेशन लेवल पर एचडीएल को अपना सर्किट डिस्क्राइब करते हैं, यानी अब y के राइट साइड पे बूलियन एक्सप्रेशन है और इधर असाइन लिख दिया है, तो इस बात को हम कहते हैं आपने डेटा फ्लो मॉडलिंग की है। ये तरीका करने का डेटा फ्लो मॉडलिंग है। अब एक और तरीका है इसके बाद, इससे भी नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजाइन, कि आपने उससे और ऊंचे लेवल पर, एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर जाना है। और वो है कि जिस तरह हम पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस में C++ में जैसे हम चीजों को डिस्क्राइब करते थे, उस लेवल की डिस्क्रिप्शन नॉट एग्जैक्टली वो है इसका, क्योंकि हार्डवेयर है तो इसका जरा हमें तरीका मुख्तलिफ होगा। उस लेवल की डिस्क्रिप्शन आप करोगे, जैसे कि आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट लिखी, तो वो जो इनर डिटेल थे कि ये रजिस्टर का साइज इतने बिट और बिट का ये, वो डिटेल अब वो इंटरनली जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस असेंबली लैंग्वेज डिटेल खुद वर्कआउट करती हैं वो कर लेगा। ठीक है, तो ये बिहेवियर मॉडलिंग कहलाती है। ठीक, इसको करने के लिए जो कंस्ट्रक्ट है हमारे पास वो है ऑलवेज। फॉर द कॉम्बिनेशन सर्किट बिहेवियर मॉडल बनाने में हमारे पास कंस्ट्रक्ट ऑलवेज है। ऑलवेज क्या है कि जैसे इंटरप्ट ड्रिवन थिंग, इंटरप्ट ड्रिवन तरीके से आपके काम को, स्टेटमेंट को चलाता है। क्या मतलब कि आपने लिखा एक, ये मैंने आपको बताया था कि आप लिखते हो ऑलवेज, फिर एट द रेट ऑफ, फिर ब्रैकेट में आप सारे जो सर्किट के आपके इनपुट्स हैं उन्हें यहां लिस्ट कर देते हो, उनके नाम यहां डाल देते हो सारे इनपुट्स के। फिर ऑलवेज का जिस तरह इनिशियल का बिगिन एंड ब्लॉक होता था, इसी तरह ऑलवेज का भी बिगिन और एंड के दरमियान आपका ब्लॉक है और उसमें आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस डालेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक, अच्छा, मगर ये इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट यहाँ होंगी ऑलवेज के, उसमें ये नॉर्मल आपकी इंस्ट्रक्शन है जैसे सी की होती है, उससे बहुत मिलती जुलती असाइनमेंट की स्टेटमेंट्स है, नॉट द कंटिन्यूस असाइनमेंट। ये कंटिन्यूस असाइनमेंट नहीं है, ये नॉर्मल असाइनमेंट है प्रोसीजरल टाइप की,
मगर इसमें क्या है, ये रन ब्लॉक जो बिगिन से एंड तक ये जो ब्लॉक रन होता है, ये हर वक्त रन नहीं होता। देखिए पूलिंग में तो आपका एक फॉर लूप होता है और एक फ्लैग को जैसे पूल करते हैं, वो किसी काम को करना हो पूल, तो एक फॉर लूप होता है, वो हर वक्त एक वेरिएबल को कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है कि यार ये फ्लैग चेंज हुआ, फ्लैग चेंज हुआ, फ्लैग चेंज हुआ, अगर फ्लैग चेंज हुआ तो मैं ये करूँ। ओके, अच्छा, तो alright, तो अब अगर पूल करने की बजाय हम इंटरप्ट बेस्ड किसी चीज को बनाते हैं, तो वो क्या होती है कि वेन एवर समथिंग चेंजेस, वो सर्किट रन हो। तो इसमें ये हो रहा है ऑलवेज के साथ एट द रेट ऑफ, पर आपने सारे इनपुट्स यहाँ लिस्ट किए हुए, एबीसी फर्स्ट को इनपुट है, वो आपने यहाँ लिख दिए एबीसी मेरे इनपुट है। अच्छा, ये लूप में नहीं कंटिन्यूस चलेगा, ये रुका रहेगा एट द रेट ऑफ, और यहाँ रुका है और वेट कर रहा है कि अगर ए बी और सी में से कोई चीज चेंज हो। चेंज का मतलब ये नहीं है कि 0 से 1 पे जाए या 1 से 0 पे जाए, कोई भी इनमें से अगर लेवल चेंज होगा तब इसका ये ब्लॉक फौरन रन होगा, और जो भी कुछ कैलकुलेशन है वो इस पर होंगी, करके फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आके स्टॉप खड़ा हो जाएगा, वेट करेगा। तो ये एक किस्म का लूप है, मगर कंटिन्यूअसली लूप नहीं चलता जैसे पूलिंग में चलता है। इट वेट्स फॉर दीज इंटरप्ट के ए बी सी जो भी इनपुट्स हैं, उनमें से जब कोई चेंज होगा तो मैं ये चलूंगा और फिर यहां आ जाऊंगा। ये ऑलवेज वाला तरीका है, और ये बिहेवियर मॉडलिंग कहलाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये वही प्रोसीजरल असाइनमेंट जैसे हम इस्तेमाल करते हैं आम प्रोग्राम्स में, प्रोसीजर असाइनमेंट वही होंगी, कंटिन्यूस असाइनमेंट नहीं होगी इसमें। ये प्रोसीजर असाइनमेंट होगी, क्योंकि इसके लिए कंटिन्यू करने के लिए हमने यहां पर मॉनिटरिंग लगा दी है हर उस पर, ये इंटरप्ट की तरह से ये काम हो रहा है। और जो ये इधर था, इधर कंटिन्यूस असाइनमेंट, ये वो पूल की तरह था कि मुस्तकिल देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, जैसे ही कुछ चेंज हुआ उसने चेंज कर दिया। इसने ये तरीका पूलिंग का इख्तियार किया, इसने इंटरप्ट का इख्तियार किया, मगर कॉम्बिनेशन लॉजिक का दोनों ने मामला तय किया कि जैसे ही कोई इनपुट चेंज होगी, द आउटपुट विल चेंज इमीडिएटली। ये इसने रखा है सबने, गेट्स ने भी ये रखा है, डेटा फ्लो मॉडल ने भी ये रखा है, और बिहेवियर मॉडल ऑलवेज ने भी ये रखा है। ये हमारे 3 मॉडल इंप्लीमेंटेशन के हैं। अब हम वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को देखेंगे और उन्हें हर एक को कहेंगे कि अगर हम इस मेथड से करें तो कैसे एचडीएल लिखेंगे, इस मेथड से करें तो एचडीएल क्या होगा, इसमें तीनों में अचीव आप वो काम वही करोगे, मगर आपका बयान करने का तरीका और आपके लिए डिफिकल्टी का लेवल मुख्तलिफ होगा। सही। अब हम इसलिए ये वैरायटी दोनों किस्म की सर्किट की वैरायटी और एचडीएल में डिस्क्राइब करने की वैरायटी, दोनों अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने आगे के कामों में। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर ये हमारे वो वैरायटियां थी जो चीजों की, कि बुलियन भी है तो स्केमेटिक भी है और ट्रूथ टेबल भी है। और ये देखिए यहाँ पर बुलियन वाले को कहे तो हमने कहा कंटिन्यूस असाइनमेंट से कर रहे हैं, अगर स्केमेटिक को डायरेक्टली करना है तो प्रिमिटिव गेट्स के जरिए से कर रहे हैं, गेट लेवल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर वो नहीं है बयान के, अगर हमने उसको बिहेवियर लेवल पे करना है अपनी इसी बात को कहने के लिए किसी को भी, जैसे बुलियन एक्सप्रेशन नहीं बल्कि फंक्शन को, तो फिर यहाँ हम एक और यहाँ बता सकते हैं, एक और हमारे पास ऑप्शन बिहेवियर मॉडल का भी है। ठीक है, ये कंटिन्यूस असाइनमेंट, गेट लेवल, और फिर ये जो है यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव और ये प्रिमिटिव, ये दोनों तो गेट लेवल पर ही आ जाते हैं। यानी ये एक प्रिमिटिव बना हुआ है और एक प्रिमिटिव आप बना रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, ये कंटिन्यूस असाइनमेंट। और एक तीसरा हम कह सकते हैं बिहेवियर सर्किट को, बिहेवियर मेथड जो भी हमने सीखा बिहेवियर।
मॉडर्न। ओके, अब हम इन सबको देखने लगे, स्टार्टिंग विद आवर ओन ओल्ड एग्जाम्पल जो हम अभी तक देख रहे थे, उस पर हम जरा सा ये बात दिखाते हैं आपको कि ये चीज कहने में हमें क्या फर्क आएगा। ये देखिए, यहाँ हमने ये बनाया, जब एक एडर बनाया था, ये हाफ एडर है, दो हाफ एडर्स को ज्वाइन करके फुल एडर बनाया। फुल एडर से हमने फिर ये 4 बिट एडर बनाया। एंड यू नो कि हमने किस तरह गेट लेवल से इस मामले को लेके चले, और गेट लेवल पे हाफ एडर को लिया, हाफ एडर्स को स्ट्रक्चर में ज्वाइन करके फुल एडर बनाया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर पहले हाफ एडर की बनाई, फिर मे बी के हाफ एडर के दो ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ के फुल एडर बनाया। फिर हमने उन फुल एडर्स को ब्लॉक्स की शक्ल में इंस्टेंशिएट करके जोड़ के तारे और ब्लॉक्स को ये 4 बिट एडर बनाया। तो आप इसमें देख रहे हो कि इसके अंदर हमने हर जगह ये वायर्स और इधर एक प्रिमिटिव गेट और ये आपका बनाया हुआ एक ब्लॉक जोड़कर स्ट्रक्चर को, इसके लिए इसको गेट लेवल भी कहते हैं और स्ट्रक्चर लेवल। स्ट्रक्चर लेवल हमने इसको बयान किया एचडीएल में और कोड लिखा, जो हमने कल भी और मुख्तलिफ रीजन से इसको देखा था। अब हम इस एंगल से देख रहे हैं कि कोड में और क्या वेरिएशन हो सकती है। तो इसमें कोड आप देखिए कि हमने हाफ एडर में जब इसको डिस्क्राइब किया कोड को, तो हमने देखिए गेट लेवल एक एक्स और एक एंड इस्तेमाल किया, तो हमने गेट लेवल डिस्क्रिप्शन दी। इवन जब हाफ एडर से फुल एडर बनाया, तो हमने हाफ एडर के ब्लॉक को और दो हाफ एडर के ब्लॉक्स को कनेक्ट करके वो किया, तो एक गेट भी लगाया, मगर यहाँ ही गेट्स की बजाय ब्लॉक्स, हार्डवेयर ब्लॉक्स को कनेक्ट किया फिजिकली, और स्ट्रक्चर एंड गेट लेवल पर ही अभी डिस्क्राइब किया। हम अभी तक ये एम्फेसिस ही रख रहे थे, स्ट्रक्चर एंड गेट लेवल, फर्स्ट ऑप्शन ऑफ वेरिलॉग, ये हमने किया। ठीक है, और इसी को फिर हमने आगे बढ़ा के 4 बिट का भी यहाँ पर नहीं है, हमने इसी को फिर जैसे कल आपके कोड में किया था वो हम देख लें कि वो 4 बिट में भी हमने ऐसे ही 4 फुल एडर्स के ब्लॉक्स को कनेक्ट करने का कोड लिखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। 4 फुल एडर ये वाले लिए, उनको इंस्टेंशिएट किया, उनको कनेक्ट करने की बताई कि ये तार C0 से आ रही है, C1 से आ रही है, वो हमने कल डिटेल से देखा है, वो मैं यहाँ पर हम वो दोबारा डाल देंगे। मगर हमने फिजिकल ब्लॉक्स एंड गेट्स को कनेक्ट करके सर्किट को डिस्क्राइब किया, और उसको एचडीएल ने समझा और एचडीएल में टेस्टर बनाया, और हमने उसकी फंक्शनिंग को देखा, और हर बिट को के मामले को हमने हैंडल किया। हर बिट के मामले को, जब अभी 4 बिट एडर बनाया, तो हर बिट को हमने C0 और C in C out एंड ए के हर बिट को हमने लिया, A0 एंड B0, फिर A1 और B1, फिर A2 एंड B2, फिर A3 एंड B3। तो हमने इवन जो डिटेल्स ऑफ हमारे ईच बिट थे, वो हमें सर्किट के लेवल पर हमें कैरी करने और वरी करना पड़े। ये हमारा वो लेवल था, गेट्स एंड स्ट्रक्चर लेवल। लेकिन अगर आप ये वाली चीज, जैसे मैंने बताया, दूसरा तरीका जो आप डेटा फ्लो लेवल पे इसको अगर बनाएं, ये ऊपर हमने कहा है डेटा फ्लो लेवल, यही एडर 4 बिट अगर आप डेटा फ्लो लेवल पर डिस्क्राइब करें एचडीएल में, तो आप क्या करोगे? क्या क्या चीजें की आपने? अच्छा, ठीक है, आपने कहा कि मैं 4 बिट बाइनरी एडर बना रहा हूं, और ये वाले काम आपके वही रहे। ये असल में ये ब्रैकेट में जो हम चीजें यहाँ लाइन में लिखते थे, एक तरीका उसका ये है कि नया वर्जन आप वेरीलॉग का डिस्क्राइब करने का इस्तेमाल करें, जिसमें आप यहाँ ब्रैकेट में ही इनपुट आउटपुट मेंशन करते थे। वो अब नए वर्जन में आप यहाँ से ब्रैकेट शुरू करके एक लाइन में लिखने के बजाय आप ये कर सकते हो। ये उसी बात को ज्यादा एलिगेंट तरीका है कहने का, आप ये सब कुछ एक लाइन में भी करते। और उसमें हमारा क्या तरीका है? उसमें हमारा तरीका ये है कि हम विद इन दिस ब्रैकेट ही हेडर में ये बता देते थे कि कौन सी चीज इनपुट है और कौन सी चीज आउटपुट है, बजाय इसके कि इधर पहले वो पोर्ट्स की चीजें लिखे और फिर इनपुट आउटपुट बताएं। तो ये उस ब्रैकेट के आगे ही उसने यहाँ जो लिखना था उसने पहले लिख दिए। पहले हम आउटपुट्स अक्सर लिखना चाहते हैं, तो पहले उसने
सम जो कि आउटपुट है वो लिखा जैसे हम लिखते हैं। ये इसमें नई बात नहीं है, इसका ताल्लुक डाटा फ्लो से नहीं है, ये हमने पहले भी ऐसे ही किया है पिछले में भी, कि भाई जब कोई भी मॉड्यूल बना रहे हैं तो आपने उसके इनपुट आउटपुट बताने हैं, वो बता रहे हैं। तो ये सम, और हमने कहा ये 4 बिट डाटा है अरे की शक्ल में। हमने बताया दूसरा सी आउट, ये 1 बिट डाटा है, आउटपुट है। आउटपुट एक सम है 4 बिट डाटा अरे, और एक सी आउट है। और इनपुट हमारा ए और बी है जो 4 बिट डाटा है 0 to 3, और एक इनपुट सी इन है जो फुल एडर के लिए वो एक, ये 4 बिट एडर है। फाइनल जो आउटपुट, फाइनल जो इनपुट है कैरी की, वो फर्स्ट इनपुट, और फाइनल आउटपुट सी इन और सी आउट। ठीक, ये है फाइनल। टोटल 4 बिट एडर के लिए जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट की है, पहले भी की थी, बिल्कुल ऐसे ही की है। हमने जब गेट लेवल कल का काम किया है तो उसमें 4 बिट एडर का हेडर यही है, 4 बिट एडर का। अब फर्क कहाँ आया, इसके कोड में। वहां हमने गेट लेवल और ब्लॉक और हर ब्लॉक और कनेक्शन की डिटेल दी। यहां हमने कहा ओ हम कंटिन्यूस असाइनमेंट इस्तेमाल करेंगे, अगर हम डाटा फ्लो लेवल कर रहे हैं तो वी कैन जस्ट यूज कंटिन्यूस असाइनमेंट एंड राइट ए बूलियन एक्सप्रेशन ऑन फॉर दिस विद दिस कंटिन्यूस असाइनमेंट। तो असाइन लिखा और यहाँ एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा। बूलियन एक्सप्रेशन अलाउज कि भाई आप ए जो कि 4 बिट है आप कह चुके हो, बी जो कि 4 बिट है, सी इन जो आप कह चुके हो 1 बिट है, कि ऐड ऑल दीज एंड असाइन इट टू। अच्छा, अब ये वाला आपने इसको भी एज ए स्टक वो, अब आप क्योंकि अभी भी आप हाई लेवल लैंग्वेज पे नहीं हो, आपने बताए हुए जो यहाँ वेरिएबल अलग अलग कहे हैं उस तरह ही आपने इसकी आउटपुट निकालनी है। तो आपने अब बताया कि सम और सी आउट, सी आउट को लेफ्ट पे और सम को राइट पे, इन्हें मैं अपेंड करूंगा आपस में। यानी मेरी आउटपुट जो होगी उसके लेफ्ट साइड पे सी आउट का बिट होगा और उसके राइट साइड पे सम के 4 बिट्स होंगे, और ये आपस में जुड़ेंगे, अपेंड होंगे। और ये मैं ब्रैकेट में, ये किसी भी चीज को डाटा, किसी भी डाटा को अपेंड करके लिखने का तरीका अक्सर लैंग्वेजेस में ये है, यहाँ पर हमारे वेरीलॉग में भी है कि कोई दो वेरिएबल उनके आपने टाइप और स्ट्रक्चर बता दिए, इनको अपेंड करके लिखने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट और ये दो। तो अब मैं कह रहा हूं ए जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है ये, और बी जो डिफाइन किया है, और सी इन जो डिफाइन किया है, ये ऐड हो। ये मेरा क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन में ये ऐड अलाउड है, ये ऐड हो, और इसकी आउटपुट मेरे सी आउट और का सब जाएगा। एक डेटा फ्लो में इसका दूसरा तरीका कंटिन्यूस असाइनमेंट, आप इसके बुलियन एक्सप्रेशन पर ले सकते हैं कि आप ये x, वो जो आपके x डॉट वाई डॉट जेड प्लस x बार x y बार, वो जो बुलियन एक्सप्रेशन था आपका, आपके लेट से सम करने का s का आपका बुलियन एक्सप्रेशन था जो एक आपने लिखा s इज इक्वल टू, वो मुख्तलिफ थे कि टेबल से आपने निकाले थे, मे बी x y, x बार y बार z, और इस तरह मुख्तलिफ ये चीजें। आप डायरेक्टली, ये सबसे ज्यादा कॉमन और पॉपुलर तरीका ये है, ये थोड़ा सा उससे नेक्स्ट लेवल का। इसका टिपिकल डेटा फ्लो में ये बुलियन एक्सप्रेशन आप लेंगे सम का, और उसके ये वेरिएबल्स जो हैं इनको आप इस तरह बयान कर देंगे, इसको और के जरिए से बयान कर देंगे, इनको एंड के जरिए से बयान कर देंगे, और ये आपका सम बन जाएगा। इसी तरह कैरी को आप बयान कर देंगे। तो एक मोस्ट कॉमन तरीका ये है कि बुलियन एक्सप्रेशन को ही आप बयान कर दें, और दूसरा तरीका अच्छा, इसमें भी आपको कंटिन्यूस असाइन डालना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस असाइनमेंट से ही होगा कि ये वेरिएबल्स का चेंज इस तरह हो, और इसी तरह ये एक कंटिन्यूस असाइनमेंट इस तरह की भी डल सकती है। क्यों? क्योंकि आपके बुलियन एक्सप्रेशन में ये एंड और प्लस वगैरह अलाउड है, तो आप इस तरह करोगे। तो वही आपका एडर। अब डाटा फ्लो का 4 बिट एडर देखिए ये हो गया, सो सिंपल।
अभी हम देखेंगे कुछ देर बाद कि इवन आप अगर बिहेवियर मॉडल से करोगे तो ये और भी सिंपल हो जाएगा। अच्छा चले, अब हम जब ये चीज देख चुके लैंग्वेज की तीन बड़े तरीके, अब हम मुख्तलिफ कम्बिनेशनल सर्किट लेंगे और उन पर इन मामलों को करेंगे। उन कम्बिनेशन सर्किट को बनाना, उनकी रीजन, उनको समझना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं है जो आप हमेशा कई दफा कहते हो कि सर वो उस पर रन बटन नहीं चल रहा तो इसका मतलब है फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, पूरा आपने देखा कल के वो रन बटन दबाने से पहले ही आपने सारा काम किया। वो जो नोट बुक तक आप गए हो, नोट पैड पे आपने पूरा कोड लिखने तक जो गए हो, और उससे पहले जो आपने सारे काम किए हैं, ट्रूथ टेबल बनाई, फिर एक्सप्रेशन बनाया, फिर लॉजिक बनाई, फिर उसका टेस्ट का स्कीम बनाई, फिर आपने वो कोड लिखा, वो सारा आप डिजाइनर कर रहा है। ओनली उसको एनवायरनमेंट में रन करने के लिए आपने अपने नोट पैड से वो चीजें उठाई, वहां डाली और बटन प्रेस करके रन किया, ताकि आप फिजिकली नहीं, सिमुलेशन में उसकी वर्किंग को भी देख सकें, वेव फॉर्म में, या आउटपुट को मॉनिटर कर सकें। मगर अगर ये आप सोचे कि वो बटन का दबाना इज द थिंग, नो, एवरीथिंग यू डिड एज ए डिजाइनर बिफोर कॉपिंग योर नोटपैड टू द एडिटर ऑफ HTML, 90% वर्क वॉज दैट। अब इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि अब जब हम वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट देखें तो आप ये जहन में रखो कि आपका एक मेन लर्निंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन सर्किट्स, उनके बनाने की सोच, उनको बिल्ड करने का तरीका जो है वो आप समझ रहे हैं, वो आप जान रहे हैं, और फिर उसको डिस्क्राइब करने के वक्त आपको ये दो तीन ऑप्शन है जिनको आप इस्तेमाल करें। इस तरह ही देखना है आपने हमेशा। तो अब आपको एक और कॉम्बिनेशन सर्किट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बड़ा कॉमन एक चीज होती है डिकोडिंग। और डिकोडिंग का मतलब, डिकोडर से मुराद ये होती है कि आपके कोई भी 2 या 3 बिट में आप जो बाइनरी के 3 बिट या 2 बिट या 4 बिट बाइनरी की कॉम्बिनेशन में, एक बाइनरी की आपके वर्ड की कॉम्बिनेशन होती है, बाइनरी वर्ड, ठीक है, ये आपके बिट्स होते हैं, बाइनरी किसी भी बाइनरी नंबर के कुछ बिट्स होते हैं, ठीक। अगर 3 बिट बाइनरी नंबर है तो ये इसके पॉसिबिलिटीज जैसे हमने देखा 000, 001, 010, ये एक्चुअली डेसिमल वाइज ना, 012 और फिर ये 3 बाइनरी में लिख रहे हैं, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ये बाइनरी में हम लिख रहे हैं, डेसिमल में ये तरतीब है, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में यही, फिर ये 7। तो 3 बिट अगर हो आपके पास तो इनकी ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। इनके डेसिमल वैल्यू भी आप कह सकते हो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। इस बात को आपने कि कौन सा ये बाइनरी कॉम्बिनेशन है, अगर आपको आपके एक हार्डवेयर सर्किट हो जो ये बता दे, ये आप 3 बिट की बाइनरी कॉम्बिनेशन उसके अंदर फीड करो, एबीसी जो भी है एबीसी, और ये सर्किट आपको बता दे कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन है, ये इसको कहते हैं डिकोडर। इट डिकोड्स, इट इज डिकोडिंग व्हाट इज योर दिस कॉम्बिनेशन एंड टेलिंग ऑन वन ऑफ द लाइंस, ये वन ऑफ द लाइंस, इसने हर कॉम्बिनेशन के लिए यहां एक अलग लाइन रखी हुई है। जिस तरह इसका मैंने बताया ना डेसिमल वाइज 0 है, ये 1 है, 2, इधर इसने एक सेपरेट लाइन रख दी D0, कि अगर यहां पर इनपुट पे आप ये 000 देंगे तो ये लाइन एक्टिव हो जाए, बाकी सब इनएक्टिव रहे। और अगर यहां 001 दें तो फिर 1 वाली लाइन D1 जो है ये लाइन एक्टिव हो जाए। तो आपके आउटपुट पे D0 से लेकर D7 तक 8 लाइंस होंगी।
हाँ तैयब, आपको आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है? यस सर। ओके। यस। अच्छा, तो डिकोडर ये करेगा कि जो भी कोई बाइनरी इनपुट है उसको समझ के डिकोड करके, डिकोडर इसलिए इसको डिकोड करेगा और एक यूनिक लाइन या बिट आउटपुट पे एक्टिवेट कर देगा टू टेल यू कि इनमें से कौन सी है। यानी अगर 0 0 है तो ये लाइन एक्टिव हो जाएगी, बाकी इनएक्टिव रहेंगे। अगर 1 है तो 1 की लाइन एक्टिव हो जाएगी, अगर 6 है तो 6 की लाइन एक्टिव हो जाएगी, और अगर 7 है तो ये होता है डिकोडर। डिकोडर से कहते हैं। अब डिकोडर की को बयान ऐसे आप करते हैं कि अब ये आपका साइज डिकोडर का क्या है, डिपेंड करता है कि आप कितने बिट्स के बाइनरी नंबर को डिकोड करना चाहते हैं। अगर आप 2 बिट्स का बाइनरी नंबर डिकोड करना चाहें कि 2 बिट का बाइनरी नंबर है ए और बी, 2 बिट्स का, तो ये 2 बिट्स हो तो उसके कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? 2 to the power n। तो 2 बिट्स है तो 2 to the power 2, 4 2 बिट्स से 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये अगर 2 बिट्स इनपुट को आप पहचानना चाहते हैं या डिकोड करना चाहते हैं, फिर आपका होगा 2 to 4, ये लिखने का तरीका, फ्रॉम 2 to 4 डिकोडर। क्यों? ये 2 बिट बाइनरी नंबर इनपुट पे लेगा ए और बी, और इन 2 बिट से जो भी 4 पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन की हैं वो 4 अलग लाइनों पर D0 D1 D2 D3 पे शो कर देगा। तो डिपेंडिंग ऑन इनपुट साइज डिकोडर का साइज होगा। अगर इनपुट 2 बिट्स है तो 2 to 4 डिकोडर, अगर इनपुट 3 बिट्स है एबीसी तो क्या होगा? 3 to 8 डिकोडर के 3 बिट है और इनको 8 पे 2⁻³ 8 आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये होगा 3 to 8 डिकोडर, 3 to 8 डिकोडर, 3 to 8 डिकोडर। और फिर 4 बिट होगा तो 4 to 16, 5 बिट होगा तो 5 to 32। so you can have any size of this। ओके, अब हमने कहा चलो यार दरमियान, अच्छा इससे और भी छोटा हो सकता है। अगर आप एक 1 बिट के लिए डिकोडर बनाए, लेट से आपका डाटा 1 बिट है, तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 2 to the power 0, 2 पॉसिबिलिटीज, ये 1 बिट या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो ये होगा 1 to 2 डिकोडर, 1 बिट को 2 पॉसिबल तरीके से, तो 1 to 2, इट कैन बी दैट स्मॉल ऑल्सो। 1 to 2 decoder, 2 to 4 decoder, 3 to 8 decoder, 4 to 16, all kind of sizes decoder। ओके, अच्छा अब हम कह रहे हैं ये हम दरमियान वाला एक पिक कर लेते हैं। हम कोई भी ले सकते थे, बड़ा भी ले सकते थे, छोटा भी। हमने कहा एक दरमियाना डिकोडर को हम जरा डिटेल से देखें, और वो सब कुछ हर साइज के डिकोडर पे एप्लीकेबल। तो 2 to 4 डिकोडर बनाना चाहते हैं हम। हमें अपना स्टेटमेंट प्रॉब्लम से पता है कि मुझे क्या करना है। प्रॉब्लम कह रहा है कि मुझे एक बॉक्स बनाना है जिसमें 2 बाइनरी बिट्स के इनपुट दूंगा, और वो इनपुट क्या है एक सेपरेट लाइन पे 4 लाइनों पे शो करूंगा, D0 D1 D2 D3। ये मैंने पहले फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम डिकोडर की बनाई, ये वो है। इस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को मैंने ट्रूथ टेबल में ट्रांसलेट किया, अपने डिजाइन को ट्रूथ टेबल में बताने की डिस्क्रिप्शन की। क्या किया? मैंने कहा ये ए बी मेरे जो इनपुट हैं उस पर ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि ये दोनों 0 0 हो, या 0 1 हो, या 1 0 हो, या 1 1 हो। ठीक, और अगर ये इनमें से 0 0 हो तो मेरी ये लाइन D0 एक्टिव हो जाए। अच्छा, तो यहां देखिए D0 0 हुई है और बाकी सारे 1 है। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ, एक्टिव होना से मुराद क्या है? ये तो 0 है और ये 1 हो गए। नहीं, एक्टिव होना आपकी डेफिनेशन है कि आप एक्टिव लेवल अपने सर्किट में क्या कहना चाहते हो। अगर आप किसी भी काम के लिए आप कहते हो इट इज
एक्टिव हाई, इसका मतलब है हाई होना एक्टिव की निशानी है। अगर आप उसको कहते हो मैं इस बिट को या इस काम को एक्टिव लो है मेरा डेफिनेशन, तो फिर लो होना एक्टिव होना के मिसाल है। यानी जैसे हमने यहाँ एक्टिव लो रखा है, आउटपुट को एक्टिव लो तरीके से हमने इस केस में चूज किया है यहां पर एक्टिव लो। इसका मतलब है जो भी आउटपुट को एक्टिव होना है, यानी 0 0 0 पैटर्न के लिए इसे एक्टिव होना था, तो वो 0 होगा, बाकी 1 रहेंगे, क्योंकि एक्टिव लेवल 0 है हमारा। इसी तरह 1 वाले केस में D1 0 होगा, बाकी सब 1 रहेंगे, और D2 के केस में एक्टिव 2 होगा, और D3 के केस में एक्टिव, यहां पर ये 0 मिसिंग था, 0 होगा। ये तरीका है। अच्छा, अब आप कहें कि मैं चाहता हूं, या मेरा अभी आपको स्टेज पे मैं बताता तो मैं कहता कि ओके पहले शुरू में मैं एक्टिव हाई वाला बनाऊंगा डिकोडर, ठीक है। तो मैं एक्टिव हाई वाला बनाता तो मैं ये करता कि मेरे आउटपुट जो एक्टिव है वो हाई होती, बाकी सारे लो होते, फिर मेरा टेबल ये बन जाता। एक्टिव हाई अगर मुझे चाहिए तो यहाँ 1 सब पे 0, यहाँ 1 इन सब पे 0, यहाँ, तो ये एक्टिव हाई वाले बन जाते। और छोटा सा ही सर्किट में चेंज है, जब हम एक्टिव हाई वाला यहाँ बना रहे होते तो हमारा यहाँ एंड गेट होता असल में, और अब हमने यहाँ इन्वर्टर लगा के नैंड इस्तेमाल किया हुआ है, तो अब वही जहाँ 1 आना था वहां अब 0 आ रहा है, जहाँ 0 आना, इसलिए अगर नैंड गेट से बनाया तो ये एक्टिव लो है, यहाँ एंड लगा होता तो एक्टिव हाई होता। मकसद हमारे डिकोडर का एज पर डेफिनेशन ये है जो हमने यहाँ कहा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ये इनपुट और आउटपुट हो गए, अब एक और चीज हमारे उसमें आएगी। अच्छा, पहले तो इतने ही चीज को हम सर्किट में बनाएं, ये जो डिकोडर है, डिकोडर का मतलब क्या हुआ कि हमें ये 4 कॉम्बिनेशंस को पहचानना है, 0 0 0 1 1 0, और इस इनको पहचान के एक लाइन को एक्टिव करना है, ठीक। तो हमने कहा ऑलराइट, हम उस पर्पस के लिए यहाँ लेट से एंड गेट्स लगाते हैं। ये अभी यहाँ नैंड है, मैं कहता हूँ एक्टिव हाई वाला सर्किट पहले बनाना। हर, आपको याद है कि हम जब कोई भी गेट की लॉजिक बना रहे थे तो हम कहते थे कि एंड गेट्स प्रोडक्ट टर्म्स या हर मिन टर्म को एक एंड गेट लगाते थे। ये देखिए, ये वो सारे मिन टर्म्स हैं, हर मिन टर्म को पहचानने के लिए हम यहाँ एक एंड गेट लगाते थे। हमने कहा यहाँ भी हमारी जरूरत यही है कि हम हर एक मिन टर्म जो है उसको पहचानना चाहते हैं, तो हमने कहा ओके हम 4 एंड गेट्स लगाते हैं, और हर एंड गेट पे एक मिन टर्म दे देते हैं, यहाँ एक्स बार वाई बार दे देते हैं। तो ये जब एक्स बार वाई बार जब ये कॉम्बिनेशन आएगी तो ये 1 हो जाएगा, जब ये कॉम्बिनेशन आएगी तो ये वाला 1 हो जाएगा, जब ये कॉम्बिनेशन आएगी तो ये 1 हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन आएगी तो ये 1। तो हम 4 एंड गेट लगाएं, हर एक पर एक मिन टर्म फीड करें, तो हमारा डिकोडर बन गया, दैट्स इट, ये सर्किट है इसका। अब अगर हमने एक्टिव लो था तो हमने उसके ये लगा दिया नैंड, तो अब जब वो कॉम्बिनेशन आई तो उस वो गेट हाई होने के बजाय वो लो हो गया, दैट्स इट, ये काम हो गया, ये हमारा डिकोडर बन गया। ये जो इन्वर्टर है ये वही है जो ए और बी को इन्वर्ट करने के लिए हमारे इस्तेमाल होते हैं, ये वो है, मगर कनेक्शन वही है। फिर अब एक और कॉम्बिनेशन लॉजिक में चीज आती है, एक एनेबल कंट्रोल होता है। अनेबल कंट्रोल ये है कि यार ये जो भी मैंने सर्किट बनाया और पूरा फंक्शन डिकोडर का बनाया, बाज दफा मैं चाहता हूं कि ये पूरा काम या हो या सारा काम रुक जाए, यानी मैं इस काम को पूरे को या अनेबल करूं, जो भी डिकोडिंग फंक्शन है पूरा डिकोडर बना हुआ है, क्या पूरा डिकोडिंग अनेबल रहे या पूरी डिकोडिंग को डिसेबल कर दूं। यानी फिर अगर डिसेबल होगा तो इनपुट के मामला डिकोड होकर आउटपुट पे कुछ भी नहीं अपीयर होंगे, कोई एक फिक्स चीज होगी वो रहेगी वहां, इनपुट चेंज होती रहे, डिकोड होकर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं। हाँ, जब मैं अनेबल करूं तो फिर ये डिकोडिंग के फंक्शन हो जाए जैसे मैंने अभी बनाए। तो एक लाइन आप एनेबल के लाइन से नाम से भी बनाते हैं। अच्छा, अब जो अब एनेबल के लाइन आप करते तो पहले तो एनेबल की लाइन ये करेगी कि इन तमाम गेट्स पर एक लाइन एडिशनल जोड़ दें। अगर ये लाइन जब 1 होगी
तो ये अनेबल हो जाएगा। सारे गेट्स, एंड गेट्स या नैंड गेट्स, अगर उनकी कोई इनपुट 1 हो तो वो अनेबल्ड इस सेंस में होते हैं कि बाकी इनपुट्स पे जो भी कुछ आएगा उसके मुताबिक वो आउटपुट पे जाएगा। क्या मतलब कि आपका एक एंड गेट, एक एंड गेट सिंपल, और उसके एक इनपुट पर आपने ये अनेबल की लाइन हम कह रहे हैं, अनेबल और डिसेबल। अगर अनेबल को हम यहाँ अनेबल कर दें, हाई कर दें, अब इसकी आउटपुट इसके इनपुट पे डिपेंड करेगी। मे बी आप इनपुट पे, अब मैं कहता हूँ एग्जांपल देने के लिए, आप यहाँ क्लॉक 1010 चेंज कर रहे हैं, मुस्तकिल क्लॉक सिग्नल देते हैं, तो जनाब ये क्योंकि 1 है, अब ये अलाउ कर रहा है जो भी कुछ उधर होगा रिजल्ट उसके मुताबिक होगा। यानी अगर उधर 0 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगी, अगर उधर 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस ई को 0 कर दूं तो फिर अब ये डिसेबल कर दिया, अब वहां पर कोई भी चेंज आए, वहां 1 हो तब भी आउटपुट 0 रहेगी, अगर वहां 0 हो तब भी आउटपुट 0 रहेगी। तो अनेबल और डिसेबल ऑफ ए गेट से ये मुराद है। अब जैसे अगर मैंने यहाँ अनेबल किया हुआ है, 1 दिया हुआ है, अगर यहाँ एक चेंजिंग वेव आती है, क्लॉक वेव, तो ये आउटपुट पे क्लॉक वेव अपीयर होगी, अनेबल होगी। अच्छा, अगर मैं इसको 0 कर दूं अभी इस लाइन को, तो ये यहाँ पर मैं ये क्लॉक वेव दूंगा, आउटपुट पे कुछ नहीं होगा। आउटपुट पे क्योंकि ये 0 है तो ऑल द टाइम यहाँ 1 रहेगा। इधर बेशक मैं 101010 चेंज कर रहा हूँ, नथिंग विल हैपन। ये डिसेबल और अनेबल का रोल है गेट का। इसलिए हमारे जो भी यहाँ फंक्शंस हमने डाले थे इस गेट पे, उन सब का बिहेवियर को अलाउ और डिसअलाउ करने के लिए हम एक और लाइन लगा के उसे अनेबल या डिसेबल से कनेक्ट कर देते हैं। अनेबल का मतलब है गेट को 1 मिलेगा तो अनेबल, और गेट को 0 मिलेगा तो डिसेबल। अब फिर वही एक्टिव हाई की बात आ जाती है, वो एक्टिव लेवल की बात आ जाती है। अगर मैं अनेबल को यहाँ अनेबल को 1 देने से अनेबल करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा मेरा अनेबल कंट्रोल इज एक्टिव हाई, यानी 1 दूंगा तो ये अनेबल हो जाएगा। अच्छा, मगर इस सर्किट में मैंने ये तय किया कि मैं जब 0 दूंगा तो सर्किट अनेबल हो, यानी अगर मैं अनेबल पे 0 कनेक्ट करूंगा तो फिर यहाँ ये इन्वर्टर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 आएगा और आपका सर्किट अनेबल होगा। तो मेरा इसमें अनेबल इज एक्टिव लो। ये देखिए, जब 0 होगा तो अनेबल का एक्शन होगा, तो 0 इज द एक्टिव थिंग जिससे मेरा काम होना है, तो इट इज ए एक्टिव लो। enable in my this circuit is active low। जैसा मेरा ये आउटपुट के केस में इस सर्किट में नैंड लगे हुए हैं, तो आउटपुट भी मेरी एक्टिव लो थी। जो इंटरेस्ट की लाइन है जिसने शो करना है वो लो होती है उस वक्त जब कोई बाइनरी कोड आता है, ये भी एक्टिव लो है आउटपुट। और मेरा अनेबल भी एक्टिव लो है, जब 0 होगा तो अनेबल का काम होगा, और जब 1 होगा तो डिसेबल हो जाएगा, अनेबल नहीं होगा, तो ये भी एक्टिव लो है। तो अब जब मैं यहाँ 0 दूंगा, इधर 1 होगा, ये सारे गेट अनेबल्ड हैं। अब जो भी कोई पैटर्न इधर से आएगी बाइनरी की, वो वाली लाइन यहाँ एक्टिव हो जाएगी और मेरा डिकोडर काम कर रहा होगा। ये बहुत सारी डिटेल डिजाइन करना फॉर द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये वाली लॉजिक ही आपकी ग्रो करती जाएगी एज ए सर्किट डिजाइनर। अभी हमें एचडीएल की तरफ हम नहीं गए। फिर अब मैं अगर से आपसे कहूं कि यार ये मैंने ये जो बताया है आपको भी 2 to 4 का डिकोडर, इसका सारा सर्किट दे दिया, टेबल दे दी। अच्छा, टेबल में अनेबल के काम को कैसे कहा जाता है, ये अब देखिए, यहाँ तो मैंने सर्किट में बता दिया ना कि ऐसे अनेबल होता है, और ये टेबल कैसे इस बात को कहती है कि इस सर्किट में अनेबल भी लगा हुआ है। वो ये तरीका है कि एक और लाइन मेरी इनपुट पर अब है ई अनेबल, और मेरा अगर ये लाइन 1 हो तो असल में ये डिसेबल का फंक्शन है मेरा। यहाँ अगर 1 होता है तो ये 0 हो जाता है, मेरा पूरा सिस्टम डिसेबल हो जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर अनेबल पे 1 हो तो ए और बी पे कोई भी इनपुट हो, एक्स एक्स, एनी कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 कुछ भी दे दूं मैं, मेरी आउटपुट
स्टक रहेगी ऑल 111, नो आउटपुट एक्टिव, यानी सारे 111, ये सारों पे 111 है। तो अगर ये काम डिसेबल, अगर मेरा एनेबल का कंट्रोल 1 है तो इसका मतलब डिसेबल। तो मैं अगर डिसेबल का इनपुट पे कहूं डिसेबल, तो फिर इस डिकोडर का फंक्शन रुक जाएगा। मैं इनपुट कुछ भी कहूं, आउटपुट पे सारे 1, जैसे 000 होती है आउटपुट, रीसेट करते हैं, ये उसी तरह इस वक्त क्योंकि हमारा एक्टिव लेवल 0 है तो ऑल 111, इनएक्टिव, एवरीथिंग इनएक्टिव। हाँ, अब अगर मैं इसके ये फंक्शन चलाना चाहता हूं तो मेरा ई हमेशा 0, इधर जब 0 होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, 0 होगा तो ये चलेगा 0। तो इन सारों में अब ये एनेबल है, ये अब एनेबल हो रहा है, वहां डिसेबल था पहली लाइन में, ये एनेबल है, अब एनेबल हो गया। जैसे ही यहाँ 0 लगेगा ई पे, ये मेरे सारे फंक्शन प्रॉपरली काम करेंगे जैसे मैं चाह रहा हूं। तो ये एनेबल और डिसेबल को टेबल में बताना, सर्किट में शो करना, और इधर सर्किट में बताना, और एक्टिव लेवल क्या होता है ये देखना। तो ये सारी चीजों को हमने देखा। अब अगर मैं यही सारा बताने के बाद आपसे कहूं, प्रोजेक्ट में कहूं, एग्जाम में कहूं, अभी कहूं कि यार अगर आपको हर चीज समझ आ गई, कैन यू मेक अ 3 to 8 डिकोडर, ये जो मैंने नीचे आपको कहा 3 to 8 डिकोडर, ये डिस्क्राइब किया है। कैन यू मेक, इसके अंदर क्या सर्किट होनी चाहिए गेट का, गेट पर डायरेक्ट, कैन यू डू दैट, बताइए। इस अप्रोच से कैन यू मेक दिस 3 to 8 डिकोडर। और मैं आपको वेरिएशन में कह सकता हूं कि मेरा लेट्स से एक्टिव लेवल जैसे मैंने बताया, मैं आई कैन टेल कि इट शुड बी, द आउटपुट शुड बी एक्टिव हाई टाइप, यहाँ एक्टिव लो टाइप है, एक्टिव हाई टाइप। तो अगर मैं कहूँ आउटपुट इसमें कहूँ या दूसरे में कहूँ कि आउटपुट का बिहेवियर एक्टिव हाई है, तो आप यहाँ नैंड की जगह एंड डाल देंगे। ओके, अगर मैं कहूँ एनेबल इज एक्टिव हाई, तो फिर ये ई लाइन बगैर इस इन्वर्टर के यहाँ सीधी देंगे कि जब ये हाई होगा तो ये इनेबल होगा, जब ये लो होगा तो डिसेबल होगा। तो ये एक वेरिएशन हो सकती है जो मैंने बताई। अब 3 to 8 का मतलब क्या हुआ कि अब आपको 8 आउटपुट्स चाहिए, तो 8 एंड गेट्स यहाँ लगाएंगे आप 8। अब 8 टर्म्स हैं जो पीछे से आ रही 8, तो 8 आउटपुट 8 गेट लगाएं, और उन पर इन ए बी और सी 3 इनपुट्स को, उनके जो सारे पैटर्न है ये एक्स बार वाई बार जेड, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ये सारी मिन टर्म्स हैं वो आप इन गेट्स पे कनेक्ट करें। जाहिर है ये ए बी सी के कॉम्बिनेशन आ रही हैं, तो अब ये गेट्स पर मिन टर्म्स को लगाने के लिए 3 इनपुट्स चाहिए, ए बी की और सी की, हर एक में, और एक चौथी लाइन अनेबल की चाहिए। तो अब आपके एंड गेट्स यहाँ 3 इनपुट के हैं, फिर आपके 4 इनपुट के होंगे, 3 पर आपका मिनटर्म्स आ रहे होंगे, चौथा एनेबल के लिए होगा। अभी 2 पे मिनटर्म आ रहा था और 1 पे एनेबल था। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। तो ये आप अब ये बना सकते हो, आई विल असाइन यू, आप कर सकते हो जो लोग इसको समझ रहे हैं। ये बात समझ आ गई है या इसमें आप कोई बात क्लियर करना चाहते हैं? ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाएं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। DLD नहीं बल्कि DSD मैं इसको कहता हूँ, डिजिटल सिस्टम डिजाइन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। अनलाइक एनालॉग डिजाइन जो एम्पलीफायर और ये, उनकी निस्बत ये बड़े ही लॉजिकल, बड़े प्रिसाइज एंड इंटरेस्टिंग है। ठीक, एटलीस्ट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें ही एक और मजे की, ये लीजिए, ये मैंने बना दिया आपको, ये जो अभी मैं कह रहा था 3 to 8 लाइन डिकोडर, ये अब एक सर्किट है 3 to 8 लाइन डिकोडर का है। इसमें देखिए यहाँ एंड गेट है, ये एंड गेट है, तो अब ये क्या होगा, एक्टिव हाई, यानी जो आउटपुट शो होनी है कि भाई ये फला पैटर्न है, वो हाई होगी, इसमें नैंड नहीं लगे हुए एंड। एक तो ये हो गया। दूसरे जो मैं आपसे कह रहा था कि 3 इनपुट्स हैं एक्स वाई जेड, तो उन्हें
तो उनके मिन टर्म्स 3 बिट के होंगे, x बार y बार z बार एक्सेट्रा, जैसे पहले हम करते थे। तो ये देखिए यहाँ x बार y बार z बार, और इस पर x बार y बार z, और वो जो सारे मिन टर्म्स होते हैं हमारे टेबल के, वो लाइनें यहाँ पे कनेक्ट होकर ये उनको डिकोड करता है मिन टर्म को, और एनेबल करता है 1 और उसे दे देता है। ये आउटपुट 8 बिट 3 to 8 बिट डिकोडर। अच्छा, इसमें आप देखें अभी इसमें एनेबल कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई कहे ओके कनेक्ट एंड एनेबल, फिर वो बताया कि एनेबल इज एक्टिव हाई, तो आप एक एनेबल लाइन लोगे और सीधा उसे हर गेट पर ले जाओगे आपस में जोड़ के, चौथी लाइन, और वो एनेबल पे ले आओगे, तो ये एक्टिव हाई एनेबल हो जाएगा आपके इसमें ऐड, यानी ये गेट 4 इनपुट्स हो जाएंगे, चारों की 4th आउट इनपुट आप इकट्ठी करके एक एनेबल लाइन पे ले आओगे, और अगर एक्टिव हाई एनेबल है तो उसको एज इट इज कनेक्ट कर दोगे ई से। टेबल में भी फिर इस बात को शो किया जा सकता है, यहां पर उसने एनेबल नहीं डाला हुआ। ये टेबल है, ये देखिए बगैर एनेबल वाला, ये 8 पैटर्न्स, और उनमें एक्टिव हाई D0 एक्टिव है बाकी इनएक्टिव, ये एक्टिव हाई वाला केस, ये एक्टिव है बाकी इनएक्टिव। ये ज्यादा हम पुरानी नॉलेज से हम एक्टिव अक्सर 1 को एक्टिव समझना ज्यादा हमें वो लगता है, बट इट इज बोथ वे अलाउड। ये उस क्लासिकल तरीके का एक्टिव है 3 to 8 लाइन डिकोडर, ये 8 आउटपुट्स 3 इनपुट्स। अब एक और मजे की चीज जो मैं आपसे कह रहा था, आपको अगर फर्स्ट करें 3 to 8 लाइन डिकोडर बन गया, ये बन गया। अब आपको अगर इससे भी बड़ा बनाना है 4 to 16, ये वाला डिकोडर 4 to 16 बनाना है, क्या करोगे? एक तरीका, यहाँ 4th बिट लो, यहाँ 16 कॉम्बिनेशंस लिखो 000 से लेके 111, यहाँ D0 से D15 तक के ये पैटर्न लिखो, और सर्किट में यहाँ 16 गेट्स तक बढ़ाओ, और ये चौथी लाइन लो और सब पे वो 4th लाइन ले आओ, और ये सारे मिन टर्म्स उस पर बारी बारी आएंगे और वो हो जाएगा। एक तरीका। लेकिन एक और तरीका, जैसे हमने हाफ एडर से फुल एडर बनाया और फुल एडर से बड़ा बनाया, मॉड्यूलर वे ऑफ ग्रोइंग, वो भी आपके कॉम्बिनेशन लॉजिक में एक आपका ऑप्शन हमेशा रहता है, जो आपको कंसिडर करने की जरूरत पेश आ सकती है और आप इस्तेमाल करें उसे। वो क्या है कि भाई अगर ये एक बना चुके हो 3 to 8 का, तो क्या आप ऐसे 2 मॉड्यूल बने बनाए, ये बने हुए हैं, डिजाइन हुए हैं, इसकी चिप्स पड़ी हुई है आपके पास, तो बजाय इसके कि आप कहो कि यार मेरे पास तो 4 to 8 का तो है ही नहीं, आई हैव टू बाय वन, मैं आपसे कहूंगा यार अगर आपके पास 3 to 8 के पड़े हुए हैं, यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि इन्हें जोड़ो और 4 to 8 का काम ले लो, डिकोडर अपने सर्किट में चाहिए। यू डोंट हैव टू बाय, अगर आपको कॉम्बिनेशन लॉजिक है, आती है, और यू कैन सी व्हाट यू वांट टू डिजाइन एंड हाउ यू कैन, तो यू में से अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव टू गो प्लेस एन ऑर्डर फॉर 4 to 8 4 to 16 डिकोडर और वेट करके टाइम वेस्ट करूं, मेरे पास 3 to 8 डिकोडर पड़े, आई कैन मेक अ 4 to 16 डिकोडर माई सेल्फ बाय यूजिंग देम। क्या? लेट्स सी। ये देखिए यहाँ एक आपका वही जो हाफ एडर और फुल एडर थे, एक 3 to 8 डिकोडर आपके पास चिप पड़ी हुई है, बना हुआ है, वो काम कर रहा है, और एक और 3 to 8 डिकोडर ये लें। अगर आप किसी तरह कोई ऐसा तरीका निकालें कि इन दोनों को आपस में इस तरह इंटीग्रेट करें कि ये 4 to 16 डिकोडर बन जाए। अच्छा, इसके इंटीग्रेट का मतलब ये कतई नहीं है कि आप ये 3 to 8 है और 3 to 8 है, आप इन्हें साथ साथ रखें तो ये आप कहें 8 इधर से आउटपुट आ रही है, 1 इधर से आ रही है, नहीं, इस तरह नहीं बना। क्यों? अब आपके पास इसमें 3 इनपुट्स आनी थी, इसमें 3 इनपुट्स आनी थी, अब इनपुट तो आपके पास सिर्फ 4 बिट्स हैं, आपके पास इसकी अलग 3 बिट और इसकी अलग 3 बिट, इसके ऊपर तो इनपुट पे मौजूद है, मगर जो इनपुट आपकी आएगी 4 to 16 डिकोडर, तो वो 6 बिट नहीं है, वो 4 बिट है। इन 4 बिट को 16 ऑप्शंस में कन्वर्ट करना,
तो इसमें आप वो बिहेवियर कॉम्बिनेशन लॉजिक का सोचोगे कि कॉम्बिनेशन लॉजिक में बाइनरी पैटर्न्स किस तरह ग्रो करते हैं, वो किस तरह ग्रो करते हैं, वो ऐसे करते हैं ग्रो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले आप सिंपल केस में लो, बाइनरी जब आप लिखते हो, बाइनरी जब लिखते हो, चले मैं एक 3 बिट की बाइनरी लिख रहा हूं कॉम्बिनेशन, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये एबीसी है, एबीसी, तो मैं ये लिख रहा हूं 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4, और फिर ये 5 1 0 1, फिर ये 6 1 1 0, और फिर ये 7 1 1 1। तो चलो पहले 3 बिट में देखो क्या बिहेवियर है। बाइनरी नंबर जब आप लिखते हैं बिट्स, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो आप देखें क्या होता है, एक पैटर्न हमेशा रिपीट होती है। मे बी कि मैं आपको, आपके पहले ये 0 और 1 इस बिट में चेंज हो रहा है, और उसके साथ ये 0 पर ही रहा, और फिर दोबारा 0 1 चेंज हो रहा है, और अब ये 1 पर है। तो आपके जो नंबर यहाँ चेंज हो रहे हैं 0 1 2 3, तो हो क्या रहा है कि 0 1 का काउंट एक दफा इस बिट को 0 रख के किया जा रहा है, और फिर 0 1 का काउंट इसको 1 रख के किया जा रहा है, और इस तरह ये 0 1 2 3 बन गया। अच्छा, अब इसी को आगे रिकर्सिवली चलाएं। अब आपका 0 1 2 3 बन गया। अब एक दफा आप ये 0 1 2 3 यहां पर 0 रख के लिख रहे हैं, या यहाँ ये 0 आपने रखकर लेफ्ट पे 0 1 2 3 लिखा, और फिर आपने वही 0 1 2 3 को इधर 1 लिख के रखा, इधर 1 लिखा, और फिर वही 0 1 2 3 लिख दिए। तो आपके नंबरों में बाइनरी एक बड़ा रेगुलर पैटर्न है कि जो राइट साइड का बिट पैटर्न होता है वो रिपीट होता है, एक दफा लेफ्ट पर 0 डाल के और एक दफा लेफ्ट पे 1 डाल के। इसलिए अब अगर आपको से 16 बिट का बनाना है, तो 3 बिट का तो ये था, 3 बिट से ये हो रहा था 8 कॉम्बिनेशन। 16 का मतलब है एक दफा ये 0 के साथ ये सारे कॉम्बिनेशन चलेंगे, ये 4th बिट जो अब है ये एक दफा 0 इन पर सारे रहेंगे, और ये 3 बिट का ये कॉम्बिनेशन चलेगा, और फिर ये 4th बिट को आप 1 करके और यही सारा पैटर्न वहां पर रिपीट होगा, तो आपके नेक्स्ट 8 चलेंगे। तो एक्चुअली आपका ये D0 होगा, ये D1, ये D2, और इस तरह D7, और इस यहां पे फिर अब एक्चुअली ये 8 है, ये 1 के साथ यहां दोबारा 0 0 जब आएंगे तो वही 0 0 यहां 0 0 इस 0 के साथ था तो 0 था, अब यही 0 0 इधर 1 के साथ है तो 8। ये अब आप चाहते हो ये D8 हो और ये D9 हो, क्योंकि यहाँ 9 अब है, और ये 10 हो और ये D15 हो। अब आप ये चाह रहे हैं, तो मैं आइडिया मुझे ये मिलता है कि अगर मेरे पास ये 3 to 8 डिकोडर ये है, ये कर सकता है कि मैं इसको ये 3 इनपुट दूं, ये वो दे दे। एक और 3 to 8 वाला होगा तो वो भी यही करेगा, मगर मैं चाहता हूं कि आगे मैं 7 से आगे भी बढ़ूं। मैं क्या करूं कि मैं एक बिट जो चौथी है मेरी, ये ए बी, अगर ये है फर्स्ट करो ए बी सी, मैं इधर से इसलिए लिख रहा हूं कि लीस्ट से मोस्ट, ए बी सी और ये डी। तो अगर मेरी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो मैं इसको जब पहले 0 रखूंगा तो मुझे पहला डिकोडर मेरा काम करे, जब इसको मैं 1 कर दूं तो मेरा दूसरा डिकोडर वही काम करे कि इन बिट्स को वो करे, तो ये खुद ब खुद 8 9 10 11। तो ये एक तरीका है कि 4th बिट को 0 या 1 करके मैं इसी काम को एक्सपेंड कर दूं। क्या हुआ कि मैंने पहला 3 to 8 डिकोडर लिया और एक और 3 to 8, ये सारे D0 से D7 तक चलते हैं। मैंने दोनों को
पिछला ये XYZ या ABC जो था, ये दोनों इधर को जो दिया वही पैरेलल में इधर को दे दिया। अच्छा, अभी तो ये होगा, अगर मैं फोर्थ लाइन इस्तेमाल ना करूं तो ये मेरा यहाँ 0 0 0 होगा, इधर भी 0 वाला आउटपुट एक्टिव हो जाएगा और इधर वाला भी एक्टिव हो जाएगा, दो लाइनें एक्टिव हो जाएंगी। फिर मैं जब यहाँ 0 0 1 डालूं तो इधर भी 1 की लाइन एक्टिव हो जाएगी, इधर भी। मैं ये नहीं चाहता, मैं कहता हूं कि पहले मेरी 0 0 0 से लेके 1 1 तक मेरी ये लाइनें एक्टिव हो, फिर उसके आगे ये 7 तक पहुंच गया, अब 8 जब हो मेरा तो इसकी लाइन एक्टिव हो और इसकी ना हो, ये मैं चाहता हूं। तो इसलिए मैंने अनेबल का कंट्रोल जो मैंने सीखा था, चौथी बिट ये वाली जो ये है, ये मैं अनेबल कंट्रोल पे ले जाता हूं इसके। क्या कि जब ये मेरा फोर्थ बिट 0 होगी तो ये 1 होकर ये वाला अनेबल होगा और 0 की वजह से ये वाला डिसेबल होगा। ये डिसेबल मेरा अनेबल, मेरी एक्टिव हाई अनेबल है, इसका एक्टिव हाई अनेबल है। तो जब ये 0 है तो ये एक्टिव हो गया और ये 0 इधर आया तो ये डिसेबल हो गया। ये वाला डिकोडर काम नहीं कर रहा, काम नहीं करने का मतलब है डिसेबल होने का मतलब है इस पर सारे डिसेबल लेवल हो गए। लेवल सपोज जो मेरा अभी ये वाला सर्किट है ये एक्टिव हाई है, तो ये सारे जो है वो 0, ये सब 0 पर हो जाएंगे, परमानेंट 0 पे हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी चेंज होता रहे इनपुट पे ये 0 ही रहेंगे। और इसमें जब 0 1 2 3 4 होगा तो इधर D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 बारी बारी एक्टिव होंगे, पहले ये फिर ये फिर ये, और यहाँ आप 7 तक D0 से D7 चलेगा। अब जैसे ही ये वाला लेवल आएगा, ये 1 के साथ यहाँ 1 होगा, तो अब ये 0 होके ये डिसेबल हो जाएगा, इस पे सारे 0 हो जाएंगे, परमानेंट 0, और ये अब एक्टिव हो जाएगा। और इस 1 की वजह से वही 3 बिट्स अब D8 की बिट, ये D7 के बाद D8 D9 D10 9 10 11 12 15, अब वही एक्सटेंशन हो गई 7 के बाद 8 9 10 पे एक्टिव होने की। तो मैंने दो 3/8 डिकोडर्स को एक उनके अनेबल कंट्रोल के जरिए से एक्सटेंड ऐसा किया कि एक वक्त में ये अनेबल्ड था और वो काम हो रहा था, और दूसरे वक्त में ये अनेबल्ड था और उसने काम किया, और ये लॉजिक मैंने इसके हिसाब से ऐसी बनाई कि अब ये पूरा डिकोडर काम करेगा। ठीक है, ये हमारी अब ये एक्सटेंड करने का भी तरीका हो गया। अब हमने ये चीजें सीख ली, अब हम थोड़ा सा इनको कोड करने की वैरायटी को देख लें। एक वैरायटी मैंने आपको सिखा दी थी, एक कोड करने की वैरायटी सिखाई थी आपको, ये तो याद है, ये इसको कोड करने के मैंने दो, पहला जैसे ये सर्किट है 2 to 4 वाला जो मैंने पिछली दफा किया, इसका एक कोड अगर मैं गेट लेवल लिखूं तो वो ये है। ये मैंने आपको बताया, जैसे आप जानते हैं कि वो 3 ये इन्वर्टर गेट्स हैं और ये 4 ये वो वाले गेट्स हैं नैंड के आगे, तो उन पर क्या कनेक्ट होता है, क्या वायर्स हैं, वो वायर्स यहाँ डिफाइन है, हर चीज इनपुट आउटपुट डिफाइंड है। तो उस सर्किट के मुताबिक मैंने ये गेट से बनाना हमेशा से सीखा हुआ है, लास्ट टाइम भी आपको बताया। आप ये कोड गेट लेवल इस 2 to 4 वाले को गेट लेवल इस तरह इसका एजीएल लिख सकते थे। लेकिन अब अगर मैं कहूं मुझे एक और टेक्निक आ गई है, वो मुझे पता है कि मैं इसको डेटा फ्लो लेवल पर भी लिख सकता हूं इसी सर्किट को, तो मैं ये करूंगा, ये डेटा फ्लो लेवल, वही 2 to 4 लाइन डिकोडर जो अभी मैंने पीछे गेट लेवल लिखा, एक एक लाइन को बताया। अब मैं कंटिन्यूस असाइनमेंट, ये मेरी कंटिन्यूस असाइनमेंट है, और राइट साइड पे मेरा बूलियन एक्सप्रेशन, ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है। ये असल में मैंने हर D0 का क्या बूलियन एक्सप्रेशन है, फिर D1 का क्या बूलियन एक्सप्रेशन है, फिर D2 का क्या है, हर एक D का अपना बूलियन एक्सप्रेशन लिखा। असाइन जैसे कि हम गेट्स का करते थे, एक दफा लिखें तो इधर कॉमे डाल डाल के 4 स्टेटमेंट लिख सकते हो, नहीं तो आई विल से शुरू में आप आदत ये रखें कि हर एक के साथ असाइन अलग अलग लिखें, ताकि आपको पता हो कि दे आर सेपरेट असाइन स्टेटमेंट्स। तो हर एक के साथ असाइन लिखिए, और यहाँ फिर कॉमे की जगह मैं कहूंगा फिर आप ये कीजिए, यानी सेपरेट स्टेटमेंट लिखिए ताकि आपको पता हो कि हुआ क्या। आपने हर आउटपुट लाइन के लिए
D0, D1, D2, D3 के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखा है। पहला क्या था? पहला था A बार B बार E। ये वो अनेबल का कंट्रोल है कि अनेबल के साथ ये जो टेबल है आपकी, ये टेबल बुलियन एक्सप्रेशन पहला, ये A बार B बार और ये E का जो भी लेवल है, इस केस में E बार है, होना चाहिए। अगर मैं अनेबल इन दूसरा लेवल से करूं तो फिर ये ई हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मैंने ई कर, मगर ये एक्सप्रेशन से मेरा ये D0 का आउटपुट बनेगा। वो मैंने बुलियन एक्सप्रेशन यहां लिख दिया। बुलियन एक्सप्रेशन मैंने लिखा ए बार बी बार और अनेबल बार, क्योंकि मेरा यहाँ अनेबल एक्टिव लो था, वहां पर जैसी टेबल है, ये मैंने इस टेबल के मुताबिक लिखा है। ए बार बी बार अनेबल बार, ये ए बार बी बार अनेबल बार गिव मी D0। अच्छा, D0 इन 0 इसका भी एक्टिव लो है, तो मैंने देखिए उसके लिए क्या किया कि इसको इन्वर्ट किया तो D0 बना। ये नैंड गेट की वजह से ये इन्वर्शन का जो ये मेरा बुलियन एक्सप्रेशन है। ए बार बी बार ई बार ऑल थिंग बार विल गिव मी D0। इसी तरह फिर ए बार बी ई बार, ई तो सारों में बार होगा क्योंकि मेरा एक्टिव लो था, तो मैं ये 0 0 है, तो ये हमेशा, तो ये ए बार बी बार, ये ए बार बी, ये ए बी, ये ए, यहाँ बी बार होना चाहिए, यहाँ मिसिंग है, ये करेक्ट कर लेते हैं, ये बी बार होना चाहिए, और फिर ये ए बी, और ये सब इन्वर्ट नैंड की वजह से, और ये आउटपुट एक्टिव लो आउटपुट। आप देखिए वही काम जो मैंने यहाँ गेट लेवल पे डिस्क्राइब करके उस टेबल को इंप्लीमेंट किया था गेट के सर्किट से, बिल्कुल वही काम मैंने यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन कंटिन्यूस असाइनमेंट से कर लिया। ये डेटा फ्लो तरीके से ये काम किया गया है, वही 2 to 4 डिकोडर जो टेबल में है, और ये गेट लेवल लॉजिक से इंप्लीमेंट किया गया, वही 2 to 4 डिकोडर। मैंने 2 to 4 डिकोडर की डिटेल देखी, उनके बनाने के हार्डवेयर में वेरिएशंस देखे, उनको बड़ा करना, उनको छोटा करना, एक्टिव लेवल का बताना, अनेबल कंट्रोल करना, वो सीखा, और मैंने 2 तरीके से उसको कोड करना सीखा। आज आपने ये सारा सीख लिया है, अब आप ये मुख्तलिफ सर्किट्स में इसको कर सकते हैं इस काम को। ओके, एनी क्वेश्चन? आपने देखा हमने एचडीएल की भी वैरायटी को यूज किया, और हमने एज ए डिजिटल डिजाइनर हमने समझा कि अनेबल क्या होता है और डिकोडर फंक्शन क्या है, डिकोडर को एक्सपेंड करने का फिजिकल तरीका क्या है, और उसकी लॉजिकल वजह क्या है, और टेबल बड़े का कैसे बनेगा और छोटे का कैसे बनेगा, आउटपुट पे एक्टिव हाई और एक्टिव लो क्या होते हैं, अनेबल का एक्टिव हाई एक्टिव लो क्या होते हैं, ये हमने आज सारा कुछ समझ लिया। दिस इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आप अब करोगे। ओके, ऑलराइट। Yes, sir. थोड़ी आपको उसमें मैं मामूली एक्सटेंशन दूंगा, वो यही कि तीसरा जो मैंने बताया था कि ऑलवेज से कर सकते हो, तो नाउ यू ट्राई दैट ऑलवेज ऑल्सो। मैंने 2 आपको दे दिए करा के, गेट लेवल पे दे दिया, मैंने आपको डाटा फ्लो लेवल पे दे दिया। यही चीज आप ऑलवेज से भी कर सकते हो, बिहेवियर लेवल। और ऑलवेज में क्या करोगे कि आप यहाँ एट द रेट ऑफ करके, और ये सारे वेरिएबल जो इसके इनपुट के हैं वो यहाँ लिखोगे, जो भी हैं ए बी सी एनेबल जो भी कुछ हैं वो लिखोगे, और यहाँ आप ये करोगे अपनी लॉजिक में, बताओगे केस में भी केस स्टेटमेंट दे दो, केस यहाँ एक केस स्टेटमेंट डालो, या इफ एल्स डालो केस स्टेटमेंट कि अगर ये 0 0 0 हो, ठीक है, तो फिर ये आपने प्रॉपर तरीके से कहना है 0 0, या आपने तो ये जो है आउटपुट जो है वो D0 हो, और अगर ये 0 1 हो तो आउटपुट ये हो, अगर 1 0 हो तो आउटपुट ये हो, या आपके बुक में भी दिया हुआ है, और आपने ये करना है। यानी आप ऑलवेज में ये इनपुट्स लिखोगे, और इधर एक मे बी केस और इफ एल्स के, अगर अगर ये इनपुट जो है वो ये है तो आउटपुट ये होगी, तो केस से बेस्ट है कि अगर केस, अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट होगी, अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट होगी, ये इनपुट है, यानी आउटपुट होगी क्या मतलब है, वो आउटपुट एक्टिव होगी, यानी आपका फिर D0 विल बी हाई, ठीक है, बाकी सारे लो हैं। और अगर ये 1 है तो D1 विल बी हाई,
अगर ये टू है तो D2 विल बी इस तरह। ये केस स्टेटमेंट से आप लिख सकते हो, ऑलवेज वाला तरीका तीसरा। ओके, ऑलराइट, वी हैव लर्नड एवरीथिंग Yes. फॉर 2 to 4 डिकोडर। अल्लाह हाफिज। Allah. Allah Hafiz.